दोस्तों चाइना का जीडीपी 2020 में $17,312 था और ये इंडिया से 3 गुना ज़्यादा था। जो कंट्री आज से 4 साल पहले एक गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहा था, आज दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में से एक है। 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी सिर्फ 2% था और आज चाइना का ग्लोबल जीडीपी 18% है। चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो आज चाइना $14 मिलियन के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन बैठा है। चाइना के पास रशिया और अमेरिका की तरह नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी चाइना ने ये कमाल कैसे किया, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों सबसे पहले हम चाइना की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। दोस्तों चाइनीज़ लोग अपनी कंट्री को चाइना करके नहीं बुलाते, वो अपनी कंट्री को चोंगवा करके बुलाते हैं। चोंगवा इसका मतलब होता है मिडिल किंगडम। ये सिंबलाइज करता है चाइना की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को कि कैसे चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था। नक्शे पर देखा जाए तो चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है। अपने साइज के चलते चाइना 19वीं सेंचुरी तक एक बहुत सक्सेसफुल और ताकतवर किंगडम हुआ करता था। दोस्तों ब्रिटिश राज ने कभी चाइना के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं जमाया, लेकिन फिर भी चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया। यही वजह है कि 1839 से लेकर 1949 तक पूरी चाइनीज़ सोसाइटी तबाह हो जाती है। इसके बाद चाइना से ज़बरदस्ती कई मुआहदे साइन करवाए जाते हैं, जिसमें चाइना को अपनी ज़मीन, अपने पोर्ट्स ब्रिटिश के हवाले करनी पड़ती है। फिर 1850 में चाइना में एक ख़तरनाक सिविल वार होती है जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। उसके बाद 1894 में पहले जैपनीज़ वार देखने को मिलती है। 1937 से लेकर 1945 के दरमियान चाइनीज़ लोगों को इस बारी जैपनीज़ के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 में करीब 30 मिलियन चाइनीज़ लोग मारे जाते हैं। जब चाइना फाइनली वर्ल्ड वार 2 जीत जाता है, इस सब के बीच एक उम्मीद की किरण देखने को मिलती है। लेकिन वार ख़त्म होते ही फ़ौरन चाइना में एक सिविल वार सामने आती है जिसकी शुरुआत साल 1927 में हो गई थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के दौरान उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था। साल 1949 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ ये सिविल वार ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर माओ ज़ेडोंग का राज शुरू होता है। माओ ने चाइना को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी तब्दीलियाँ की, कुछ उनमें मुस्बित साबित होती हैं और कुछ नेगेटिव। 2 मेन पॉलिसीज़ बनाई। पहला, ज़मीन को ज़मींदारों के हाथों से छीन कर किसानों में बांट दी ताकि कई सारे किसान ज़मीन पर काम कर सकें, लेकिन अल्टीमेटली जो ज़मीन की ओनरशिप थी वो सरकार के हाथों में ही थी। और दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाना स्टील प्रोडक्शन के लिए और दूसरी तरफ लोगों को करना लोकल लेवल पर स्टील प्रोडक्शन के लिए। कंट्री को इकोनॉमिकली मजबूत करने के प्लान काफ़ी बेहतर थे, लेकिन इसके रिजल्ट कुछ मुस्बित नहीं निकले। ये जो लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टील के फर्नेसेस बना लिए थे, ये अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, बहुत लो क्वालिटी स्टील इनसे निकलता था और इससे रिसोर्सेज का वेस्ट हुआ। और दूसरा, किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था अपना प्रोड्यूस बनाने का, क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं थी और कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। ज़मीन की ओनरशिप सरकार के हाथों में थी। जो भी क्रॉप उगाया जा रहा था वो सरकार को देना था। इससे प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। 1958 और 61 के बीच में प्रोडक्शन 15% नीचे गिर गई। कुछ ही सालों में पूरे मुल्क में भूख इतनी फैल गई कि करीब 20 से 40 मिलियन लोग इसमें मारे जाते हैं। कई ऐसे फैसले माओ ने लिए जिसने चाइना की हालत बद से बदतर कर दी। स्टूडेंट के जरिए रेड गार्ड के नाम से एक सिविलियन आर्मी बनाई जाती है, जिसका मकसद ये था कि उन लोगों को टारगेट करना जो माओ के खिलाफ थे। पूरी कंट्री में एक रेवोल्यूशन के नाम से एक डर का माहौल बन गया। देखते ही देखते चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और रेड गार्ड्स अपने आप में ही लड़ पड़े और आखिर माओ को समझ आ गई कि ये उनकी सारी पॉलिसीज़ मुल्क को बांटने का ज़्यादा काम कर रही हैं। और साल 1968 में कंट्रोल वापस लेने के लिए रेड गार्ड्स का जो सिस्टम था उसे ख़त्म किया जाता है। 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान खोई कल्चर रेवोल्यूशन की वजह से। रात के बाद सुबह होती है और चीन में ये सुबह होती है 1978 में, यानी माओ के जाने के बाद, जब एक नए हुक्मरान डेंग ज़ोपिंग इस कंट्री को संभालता है। डेंग ज़ोपिंग माओ की तरह नहीं था, इसे दुनियादारी की समझ थी। डेंग ज़ोपिंग उन लोगों में से थे जिन्होंने माओ के दौर में माओ के खिलाफ आवाज़ें उठाई थी और सजा भी खाई थी। डेंग का मानना था कि सरकार की हद से ज़्यादा टाइट कंट्रोल था चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से पिछले 50 सालों में चाइना का सत्यानाश हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।